सुमित्रा के 3 बेटे थे। बड़े बेटे अमित और अभिषेक की तो सुमित्रा ने अमीर लड़कियों को देखकर उनकी शादी करवा दी थी। वहीं सुमित्रा का सबसे छोटा बेटा अविनाश ने एक गरीब घर की लड़की मीरा से प्रेम विवाह कर लिया था, जिसके कारण से मीरा को उसके ससुराल में कोई भी पसंद नहीं करता था। मीरा अपने ससुराल में मात्र एक नौकरानी के हैसियत से रहा करती थी और इसकी खबर कभी भी अविनाश को नहीं लगने देती थी। मीरा, अभी तक नाश्ता बना कि नहीं? मेरे तीनों बेटे ऑफिस जाने के लिए बस आते ही होंगे। क्या तू उन्हें बिना नाश्ता करवा ही ऑफिस भेजना चाहती है? नहीं माँ जी, बस सब्जी तो मैंने बना ही दिया है। आलू के पराठे बना रही हूँ, बस मुझे और 10 मिनट दे दीजिए। माँ जी, आप कुछ मीरा को बोलते ही नहीं है, इसलिए वो इतना सिर पर चढ़ती रहती है। अब देखो, अभी तक नाश्ता भी तैयार नहीं हुआ। हाँ, बिल्कुल सही कहा जेठानी जी ने। अगर मीरा सुबह जल्दी उठती तो अब तक नाश्ता बन चुका होता, लेकिन नहीं, ये तो सुबह आराम से उठेगी। देखो मीरा, मैं तुझे अब बार बार नहीं समझाऊंगी। इस घर में अगर तुझे रहना है तो सब चीज समय पर होना चाहिए, समझी या नहीं समझी तू? जी माँ जी। इसके बाद मीरा जैसे तैसे करके सभी के लिए नाश्ता तैयार करती है। वहीं सुमित्रा के तीनों बेटे और उसकी दोनों अमीर बहुएं नाश्ते के टेबल पर बैठकर नाश्ता कर रहे होते हैं। तभी अविनाश बोलता है, अरे मीरा, आओ तुम भी हमारे साथ बैठकर नाश्ता कर लो। नहीं अभिषेक जी, आप सभी नाश्ता कर लीजिए, मैं बाद में नाश्ता कर लूंगी। अरे अविनाश बेटा, अगर मीरा बहू जब खुद ही बाद में नाश्ता करने के लिए बोल रही है तो तू इतना उसे फोर्स क्यों कर रहा है? जब मन होगा बहू खा लेगी। जी माँ, ठीक है। इस तरह मीरा डर के मारे कभी भी अपने ससुराल वालों के साथ ब्रेकफास्ट नहीं किया करती थी और ना ही डिनर। वहीं अविनाश को इस बात की बिल्कुल भी भनक नहीं थी कि उसके पीठ पीछे उसकी पत्नी के साथ उसके घर वाले नौकरों जैसा सलूक कर रहे हैं। ऐसे ही वक्त बीतता है और अब ठंड का मौसम भी आ जाता है। एक दिन सुमित्रा के तीनों बेटों को अपने बिजनेस के सिलसिले में मुंबई जाना पड़ता है। मीरा देखो, मैं 1 महीने के लिए अपने बिजनेस के सिलसिले में मुंबई जा रहा हूँ, ठीक है? तो तुम थोड़ा अपना ख्याल रखना प्लीज। पर अविनाश जी, मैं यहाँ अकेले कैसे रहूंगी? अरे पगली, तुम अकेले कैसी हो यार? यहाँ पर माँ, 2 भाभियां और पिताजी भी तो आ जाएंगे ना। ठीक है, काम करता हूँ, मैं चलता हूँ, अभी फ्लाइट पकड़ने में देरी हो जाएगी। तो ऐसा कहकर अविनाश वहां से चला जाता है। अब अविनाश के जाने के बाद मीरा की दोनों जेठानियां उस पर अपना हुक्म चलाना शुरू कर देती हैं। हर छोटे से छोटे काम को भी अब मीरा से ही करवाया जाता है। ऐसे ही एक दिन जोरों से ओलों के साथ बारिश होने लगती है। देखिए ना जूली भाभी, कितना सुहाना मौसम हो रहा है, क्या मजेदार बारिश हो रही है। अरे मीना, ऐसे मौसम में गर्मा गर्म चाय और पकोड़े हो जाए तो मजा ही आ जाए। रुको, अभी उस नौकरानी को बोलती हूँ। मीरा, अरे ओ मीरा, कहाँ मर गई? जी भाभी, आपने बुलाया? वो मैं कपड़े उठाने गई थी। अच्छा ठीक है, चल अब जल्दी से हमारे लिए गर्मा गर्म चाय और पकौड़े बना कर ले आ। जी भाभी। मीरा रसोई में जाकर पकौड़े बनाने लगती है। कुछ देर बाद उसे कुछ याद आता है। हे भगवान, कहीं मैं पकौड़े में नमक डालना तो नहीं भूल गई। एक काम करती हूँ, एक पकौड़ा चखकर देखती हूँ। मीरा जैसे ही पकौड़ा चखने लगती है तभी वहां पर उसकी दोनों जेठानियां आ पहुंचती है और उसकी बड़ी जेठानी जूली उसे एक जोरदार थप्पड़ मारती है। बदतमीज, हमें झूठा खिलाती है, आज तू देख, तेरी खैर नहीं। ये देखकर दोनों जेठानियां उसे खूब मारती है और आवाज सुनकर उसकी सास सुमित्रा वहां पर आ जाती है। तो डर के मारे मीरा अपनी सास के पीछे छुप जाती है। माँ जी मुझे बचा लीजिए। अब बस भेकर जूली और मीरा, अगर ये मर गई तो हमें जेल में सारी उम्र बितानी पड़ेगी। एक काम करते हैं, इसे हम घर से निकाल देते हैं, नहीं तो पता चले मेरा बेटा इसकी बातों में आकर हमें ही ना छोड़ दे। हाँ माँ जी, ऐसा हो सकता है, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। ये बात ठीक कही आपने। जिसके बाद दोनों बड़ी बहुएं और सास मिलकर छोटी बहू मीरा को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देती है। वहाँ तेज बारिश हो रही थी। माँ जी, भाभी, मुझे घर से बाहर मत निकालिए, इस बारिश में आखिर मैं कहाँ जाऊंगी? लेकिन उसके ससुराल वाले उसकी एक नहीं सुनते और उसे घर से निकाल देते हैं। मीरा बारिश में भीगते हुए एक पेड़ के नीचे खड़ी हो जाती है और सारी रात उस पेड़ के नीचे बैठकर रोती रहती है। ऐसे ही अगले दिन की सुबह हो जाती है। मीरा को काफी तेज भूख लगी होती है क्योंकि उसने कल से अभी तक कुछ भी नहीं खाया था। बहुत तेज भूख लग रही है। ये सोचकर मीरा कुछ खाने के लिए ढूंढते हुए सड़क की ओर जाती है।
और ठेले पर जाकर कुछ ना कुछ मांगती है, पर कोई भी उसकी मदद नहीं करता। कुछ देर बाद वो एक बूढ़े काका के पास पहुंचती है जो पकौड़े बनाकर बेच रहा था। वो उसके सामने रोते हुए कहती है, काका, मैं कल से भूखी हूँ, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, मुझे थोड़े से पकौड़े दे दीजिए, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। उस बूढ़े व्यक्ति को मीरा पर तरस आ जाता है और वो कुछ प्याज के पकोड़े चटनी के साथ उसे खाने के लिए दे देता है। मीरा को उन पकोड़ों को देखकर कुछ बात याद आ जाती है कि कैसे एक पकोड़े के पीछे उसकी सास और उसकी जेठानी ने उसे घर से निकाल दिया था। क्या हुआ बेटी, तुम रो क्यों रही हो? अभी तो तुम कह रही थी कि तुम्हें भूख लगी हुई है। मीरा रोते हुए उन काका को सारी बातें बताती है। बेटी, तुम जैसी बेसहारा लड़की अकेले कहाँ भटकेगी सड़कों पर? इससे तो बेहतर होगा कि तुम इस गरीब की झोपड़ी में चलकर रहो, मेरी बेटी बनकर। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और अब मीरा उन बूढ़े काका के साथ रहकर उनके घर पर खाने पीने का ध्यान रखने लगती है। लेकिन एक रोज उन बूढ़े काका की तबीयत अचानक से खराब होने लगती है, इसलिए उनकी जगह पर अब मीरा ही उनके पकोड़े का ठेला संभाल लेती है। अब मीरा उस ठेले पर प्याज के साथ मिर्ची, आलू, पालक और गोभी के पकोड़े भी बनाकर बेचने लगती है, जिससे उसके ठेले पर ग्राहकों की भीड़ लग जाती है। गर्मा गर्म पकोड़े खाने के लिए अब उसके आसपास लोगों की लंबी कतारें लगनी शुरू हो जाती है। आए आए, गर्मा गर्म प्याज, आलू, पालक, मिर्ची और अपने मन मुताबिक गर्मा गर्म पकौड़े खाइए। इस सर्द भरे दिन में मौसम थोड़ा सुहाना सा हो जाता है और इस सुहावने मौसम में भला कौन इतनी वैरायटी के पकोड़े नहीं खाना चाहेगा। अरे बहन जी, 20 वाला एक प्लेट प्याज के पकोड़े लगा दीजिए ना, और मेरे लिए पालक के पकोड़े। वाह बहन जी, क्या गजब का स्वाद है आपके पकोड़ों में, जी चाहता है बस खाते ही चला जाऊं। हाँ भाई, सही कहा आपने। धन्यवाद आप लोगों का। इस तरह मीरा के ठेले पर भीड़ लगनी शुरू हो जाती है और जो भी उसके पकोड़े एक बार खाता है बस वो बार बार खाता ही चला जाता है। भगवान की दया से मेरे बनाए हुए पकौड़े सभी ग्राहकों को बहुत पसंद आ रहे हैं। अगर मेरा ये काम ऐसे ही चलता रहा तो मैं बहुत जल्द अपना एक पक्का घर बनवा लूंगी। ये सब सोचकर मीरा बहुत ही खुश थी। अगले दिन फिर वो अपना ठेला वहां पर लगाती है, लेकिन एक रोज इस ठंड के मौसम में तेज तूफान आने के कारण से उसके ठेले की छत उड़ जाती है और बारिश के कारण से उसके सारे पकोड़े खराब हो जाते हैं। सब खत्म हो गया। इस ठंड के साथ इस बारिश ने सब खराब कर दिया। इस बारिश ने जहां मीरा को रोजी रोटी कमाने से वंचित कर दिया था, तो वहीं दूसरी ओर उसके ससुराल वाले आराम से अपने लिए पिज्जा, बर्गर जैसी चीजें ऑर्डर करके ठंड का लुत्फ उठा रहे थे। माँ जी, सच में क्या पिज्जा का स्वाद है। हाँ बहू, बहुत सही कहा तूने। और माँ जी, इस बर्गर का तो कोई जवाब ही नहीं, इसके स्वाद का क्या ही कहना। उधर रोते हुए मीरा अपने झोपड़ी में आती है, जहां इस सर्द भरी मौसम के साथ इस बारिश ने भी अपना कहर मचा रखा होता है, क्योंकि उसकी झोपड़ी में भी अब पानी आ चुका था। पूरे घर में तो अब बारिश का पानी भर गया है। काका, मैं अभी ये सारा पानी उठाकर बाहर फेंक देती हूँ। मीरा अपनी बदकिस्मती पर रोते हुए पानी को उठाकर बाहर की ओर फेंकने लगती है। कुछ देर बाद वो उन बूढ़े काका की ओर देखती है। नहीं, मैं इतनी जल्दी हार नहीं मान सकती। वैसे भी काका ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, मुझे भी उनके लिए कुछ करना चाहिए। वैसे भी बारिश में तो लोग पकौड़े की दीवानी होते हैं। इस ठंड भरी बरसात का तो मुझे और इस्तेमाल करना चाहिए। यही तो जरिया है ज्यादा पैसे कमाने का। और अगर मैं इन पकौड़े के साथ चाय बनाकर बेचूं, तो वैसे भी मेरे पास कुछ पैसे रखे हुए हैं। मैं उससे फिर से चाय पकौड़े का ठेला चालू करती हूँ। मीरा ने हिम्मत नहीं हारी और उसने अपने ठेले की मरम्मत करवाई और एक बड़े से त्रिपाल के नीचे चाय पकौड़े बेचने लगी। इस ठंड में लोग इस त्रिपाल के नीचे आकर चाय पकौड़े खाने लगते हैं, जिससे उसकी बिक्री काफी अच्छी हो जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब मीरा दिन भर में लगभग 3000 रुपए कमाने लगती है। एक रोज अविनाश और उसके दोनों भाई कार से जा रहे थे कि तभी उस ठेले पर अविनाश की नजर जाती है। भैया, ये तो मीरा है ना, लेकिन ये यहाँ इस फुटपाथ पर चाय पकौड़े क्यों बेच रही है? वो सभी मीरा के पास जाते हैं और मीरा अपने पति को देखकर फूट फूट कर रोने लगती है। अविनाश जी, आखिर आप आ ही गए। आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए थे? देखिए, आपके बिना मेरी हालत कैसी हो गई है। लेकिन मीरा, तुम्हारी ये हालत हुई कैसे? अविनाश के इस तरह पूछने पर मीरा अपने साथ घटित सभी घटनाओं के बारे में विस्तार पूर्वक अपने पति और अपने जेठ को बताती है। अविनाश और उसके दोनों भाई गुस्से से अपने घर आते हैं। जूली, जूली, कहाँ हो तुम? लौट आए आप सभी।
आप रुकिए, मैं अभी आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। रुको, तुम यही रहो। मीना, तुम मीरा को बोलो पानी लेकर आएगी। अभिषेक जी, अब हम आपको क्या ही बताएं। मीरा ने तो हमारी नाक ही कटवा दी। वो तो हमारे दूध वाले के साथ भाग गई है। हाँ, सही कहा मीरा ने। ये सुनकर अमित और अभिषेक अपनी पत्नियों को एक जोरदार तमाचा मारते हैं और कहते हैं, तुम दोनों को शर्म नहीं आती है ना? है? ये बात कहते हुए जिसके बाद अविनाश अपनी पत्नी को लेकर आता है। माँ, मेरी भाभीयों ने जो कुछ किया है ना, वो तो किया ही है, लेकिन आपने भी मेरे और मीरा के बारे में एक बार भी नहीं सोचा है ना? बिल्कुल शर्म नहीं आई आपको भी? बेटा, वो बात ही कुछ ऐसी। बस माँ, बस रहने दीजिए आप। मुझे अब आपकी कोई भी बात नहीं सुननी है। अगर इस घर में मेरी पत्नी नहीं रह सकती है ना, तो फिर मैं भी नहीं रह सकता हूं। चलो मीरा, यहां से अब से हम दूसरा घर बसाएंगे और इन लोगों से अलग रहेंगे हम। माँ, अगर आज इस घर के टुकड़े हो रहे हैं ना, तो इसमें सबसे बड़ा हाथ आपका है। हाँ माँ। इसके बाद सुमित्रा अपने छोटे बहू और बड़े बहू को काफी रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो उनकी एक नहीं सुनते। वहीं मीरा और अविनाश अब मिलकर एक रेस्टोरेंट खोलते हैं और वहां पर चाय पकौड़े का व्यवसाय चालू कर देते हैं। साथ ही वो उन काका को भी अपने साथ ही रखते हैं। इस तरह से वो लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं।